नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 26 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले चुनावी मैदान में मुद्दों ने नई अंगड़ाई ले ली है। ओवैसी पर गृह मंत्री अमित शाह के एबीसी अटैक से कैसे सुलग उठी सियासत, इस पर आज देखेंगे खास ग्राउंड रिपोर्ट। इसके साथ ही बताऊंगा कि मेड इन पाकिस्तान वाले किस सियासी पर्चे पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। आज बात 24 के इलेक्शन के इंजेक्शन एपिसोड की भी होगी, जिसमें दर्द का जिक्र है, दवा है और साथ में है बेल्ट दिखा रहे तेजस्वी यादव की तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बात, बीच में चुनाव हुए और जनसंख्या विस्फोट की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। इसमें 1950 से 2015 तक देश की आबादी वृद्धि का हिसाब किताब दर्ज है। रिपोर्ट के डाटा के मुताबिक इस दौरान मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ गई, तो हिंदुओं की जनसंख्या 7.8% घट गई। अब ये आंकड़े नई सियासी ध्रुवीकरण का सबब बन चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये देश को क्या चाहते हैं? गजवाए हिंद करना। ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं। कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम में बांट दो। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया। ये तो मोटर माउथ है, बकते रहते जनाब शनाब। आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मंगलसूत्र, रिजर्वेशन, रंगभेद और तुष्टीकरण से गुजरती 2024 की चुनावी जंग हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी पर जा पहुंची तो सियासी सूरमा बयानों के पैंतरे दिखाने लगे। ये देश को क्या चाहते हैं? गजवाए हिंद करना। इसके लिए अगर कोई दोषी है, कांग्रेस सहित इंडी महागठबंधन जो वोट के खातिर तुष्टीकरण कर रही है, मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं। अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये कहाँ से आया? ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। कांग्रेस जिस सवाल पर भड़की उसके पीछे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट, जो बताती है कि 1950 से 2015 के बीच यानी पिछले 65 साल में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8% घट गई, जबकि मुस्लिम आबादी में 43% का इजाफा हो गया। अब बीजेपी को नए पाकिस्तान की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। रिपोर्ट कहाँ से आई? रिपोर्ट बनाने वाले भी तो यही लोग हैं। ये रिपोर्ट जो है केवल चुनावों के उसके लिए बनाते हैं, फिर से अपनी पुरानी राजनीति पे आ गए हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति पे आ गए हैं। ये रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आई है। कांग्रेस ने रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाकर मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की। उद्धव की पार्टी ने इसे देश के लिए गुड साइन बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे रिजर्वेशन से जोड़कर नया एंगल दे दिया। जाति की जनगणना के आधार के ऊपर अगर मुस्लिमों की जनसंख्या गणना इतनी बढ़ती जा रही है तो आप कितना रिजर्वेशन काटकर जनसंख्या के आधार पे कितना उनको देंगे? मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदुओं से बढ़ जाएगा, ये सरासर झूठ है। कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाने वाला है। ओवैसी आंकड़ों में उलझे रहे और विश्व हिंदू परिषद समान जनसंख्या नीति तक पहुंच गई। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्माण कर रही है। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर आई रिपोर्ट को धर्मगुरु अपनी कसौटी पर कस रहे हैं। अभी तीसरे चरण की वोटिंग हुई है। इसके फौरन बाद
पीएम के कौमी सलाहकार का ये बयान आना जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सिवाय चुनावी फायदा लेने के जमीनी सतह पे हम देखें तो हकीकत इसके बिल्कुल खिलाफ नजर आती है। जहां जहां हिंदू मुस्लिम आबादी का प्रतिशत का अंतर आया है, आज वहीं पर विभिन्न प्रकार के दंगे, पश्चिम बंगाल में सभी एजेंसियां फेल हो गई क्योंकि वहां जनसंख्या का अनुपात बहुत असंतुलित है। जनगणना के आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक करते हैं कि आजादी के बाद आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या घटी और मुसलमानों की आबादी बढ़ी, लेकिन रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब देश में चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा सियासत गर्म है। देश के आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई और आखिरी बार 2011 में। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन हमारे पास 1951 से 2011 तक के जो आंकड़े हैं वो बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। अब मैं वो आंकड़े आपको दिखाता हूं। देखिए, 1951 में देश में हिंदू आबादी 84.10% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 9.80% थी। 1971 में हिंदू आबादी 82.73% दर्ज की गई। इसी साल मुस्लिम आबादी 11.75% रही। 1991 में हिंदू आबादी 81.53% थी, जबकि 1991 में मुस्लिम आबादी 12.61% थी। 2011 में हिंदू आबादी 79.80% थी, जबकि 2011 में मुस्लिम आबादी 14.20% रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मुस्लिम आबादी बीते 65 सालों में बेहद तेजी से बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है प्रतिशत के लिहाज से। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। जी हां, अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के चुनावी मैदान में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी पर ABC कोड डिकोड किया। उन्होंने इसका मतलब समझाते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी BRS और कांग्रेस तुष्टीकरण का ट्रायंगल है। गृह मंत्री ने कहा कि ये तीनों मिलकर तेलंगाना को शरीयत और कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं। इस पर ओवैसी भड़क गए तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस बार तेलंगाना में बीजेपी के खिलाफ रेफरेंडम होने जा रहा है और इसमें कांग्रेस की महाविजय। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। दो 2024 की चुनावी जंग को अमित शाह ने तेलंगाना की धरती पर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव बताया और इससे आगे ओवैसी की ABC का कोड डिकोड कर दिया। ये तुष्टीकरण की जो ABC है ना, अपीसमेंट की ABC, इसका मतलब है A से ओवैसी असदुद्दीन, B से BRS और C से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक थैले के चट्टे पट्टे हैं। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह की यह सभा हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर भुवनगिरी लोकसभा क्षेत्र में थी, लेकिन यहां ओवैसी का बार बार जिक्र किया गया। अमित शाह ने ओवैसी को कांग्रेस और BRS का साथी बताया। कांग्रेस, मजलिस और BRS, ये तीनों अपीसमेंट का ट्रायंगल है। यहां पर शरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओवैसी पर चुभने वाला हमला बोला था। BRS और कांग्रेस को ओवैसी का दोस्त करार दिया था। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को MIM को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने
एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। यानी तेलंगाना की स्पीच पर ओवैसी पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का यह हमला रणनीतिक है। अब अमित शाह की तरफ से अपनी एबीसी बताए जाने के बाद ओवैसी ने इस पर पलटवार किया है, तो कांग्रेस भी हमलावर दिखी। आपने हैदराबाद की जनता की तौहीन की है। हम क्या कोई कैटल हैं? हैदराबाद के वोटर्स, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, हम इस भारत के नागरिक हैं और हम किसी सियासी पार्टी के वो हैं क्या, जायदाद हैं? रेफरेंडम है हमारे लिए, तो रेफरेंडम में हम लोग जीत जाएंगे। तो मोदी जी को इतना जगह यहाँ पर तेलंगाना में तो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि लोकसभा में बजट सेशन में सीधा सीधा तेलंगाना के खिलाफ बोल चुका है। एआईएमआईएम और कांग्रेस के इस पलटवार के बाद बारी हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की थी। इनका ये सबक सिखाना पड़ेगा। ये कांग्रेस के साथ सभी ऐसे ही लोग हैं, जुटे हुए हैं, जो बार बार इस देशवासियों का मान सम्मान पे ठेस लगाए। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी यहां मिशन 12 पर काम कर रही है। बढ़ते आगे और अब बात बिहार की, जहां तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार सुर्खियों में है। वजह है अपने दर्द की कहानी बयां करना, इसके सबूत दिखाना। दरअसल बीते दिनों तेजस्वी को कमर में दर्द की शिकायत हुई थी। इलाज करवाया तो डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन तेजस्वी न सिर्फ चुनावी रैलियों में पहुंच रहे हैं, बल्कि लोगों को अपना दर्द भी दिखा रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि 3 चरणों के बाद विपक्ष की कमर टूट चुकी है। कमर दर्द से परेशान तेजस्वी को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन तेजस्वी बेल्ट बांधकर सियासी मैदान में कूद पड़े। अब जनसभाओं में वो सरकार पर हमले तो करते ही हैं, साथ में कुर्ता उठाकर अपने हालात दिखा रहे हैं। बिहार में जब भी कोई चुनाव होता है, तेजस्वी सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। अभी सिर्फ 3 फेज का मतदान हुआ है और वो 110 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, असहनीय कमर दर्द के चलते दर्द निवारक इंजेक्शन और दवा लेकर आपके बीच घूम रहा हूँ। कमर पर अब बेल्ट भी बांध दिया है। चिकित्सकों ने 3 हफ्ते का बेड रेस्ट, साथ ही खड़ा होने एवं पैदल नहीं चलने की हिदायत दी है। इस हालात में भी आपके बीच आपके लिए हूँ। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। अगर अभी आपके लिए नहीं लड़ा तो फिर 5 साल आपको गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी। जब तक युवाओं को नौकरी नहीं दिलाऊंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। ये तस्वीरें 6 मई की हैं, जब उन्होंने पटना के एक हॉस्पिटल में MRI करवाया था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर या मंच पर चढ़ने या उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। तेजस्वी इसी हाल में दवा और इंजेक्शन लेकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। व्हील चेयर पर ही बैठकर सरकार पर सियासी हमला बोल रहे हैं। चाहे एयर शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करे। तेजस्वी दवा और इंजेक्शन के साथ प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी कह रही ये वोट हासिल करने की सियासी व्यथा है। तेजस्वी जी को यह दर्द तो होना ही होना था, लेकिन यह दर्द राजनीतिक होना था। 3 चरणों के चुनाव के बाद बिहार में राजद की कमर टूट चुकी है। फिर से लोकसभा में राजद शून्य ही रहेगा। आपका ये राजनीतिक दर्द ठीक नहीं होने वाला है।
चुनावी मंच से दर्द की दुहाई कोई पहली बार नहीं दी गई है। 2022 के अक्टूबर महीने में जब बिहार के ही मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था तो सीएम नीतीश कुमार प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे। तब उन्होंने कुर्ता उठाकर पेट का घाव दिखाया था। बिहार ही नहीं, बंगाल के चुनावी मैदान से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी तो वो व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार करती देखी गई थी। प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल गांधी का प्रचार कर रही हैं। 1999 से रायबरेली में कांग्रेस कभी नहीं हारी। इसे गांधी परिवार का गढ़ कहते हैं, इसलिए कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। लेकिन रायबरेली में प्रियंका के प्रचार के दौरान बिजली नहीं थी, माइक तो छोड़िए रोशनी तक नहीं थी। बावजूद इसके प्रियंका ने भाषण शुरू किया तो लोगों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी से उजाला कर दिया। ये जो मशीन है आपकी, उसमें भैया का तीसरा नंबर है बटन, तीसरे नंबर पर दबाकर भैया को विजयी बनाएंगे। राहुल गांधी देश भर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं और अमेठी रायबरेली की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर उठा ली है। प्रियंका रायबरेली की गलियों में घूम घूम कर राहुल के लिए वोट मांग रही हैं और हमला सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर कर रही हैं। सबसे बड़ा कायर इस देश में इस देश का प्रधानमंत्री है, जान लो ये बात। सिर्फ कायर सवालों से भरता है। राहुल भैया बदलेंगे, लेकिन तब बदलेंगे जब आप जागरूक होंगे और आप समर्थन देंगे। सुबह से शाम तक रायबरेली में प्रियंका कहीं रैली करती दिखाई दे रही तो कहीं नुक्कड़ सभा। चुनाव प्रचार का यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहता है। बुधवार की रात प्रियंका एक ऐसे चौराहे पर पहुंची जहां ना तो लाइट थी न माइक। लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और प्रियंका कार की छत पे खड़ी होकर भाषण देने लगी। आपकी पुरानी परंपरा रही है, आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो और किया आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। प्रियंका चाहे जितनी ताकत लगाएं, बीजेपी इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली की जीत को लेकर भी आश्वस्त है। 12 मई को अमित शाह और 13 मई को योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा करने वाले हैं और राहुल पर सियासी हमले लगातार जारी हैं। राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप फाड़ने वालों हो। आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। ले लीजिए 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। हैदराबाद की चुनावी पिच पर वोल्टेज इतना हाई हो चुका है कि उसकी तपिश दिल्ली तक महसूस हो रही है। 2024 के इलेक्शन में 2012 में दिए गए बयान की याद दिलाकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 12 बरस पहले ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का वो बयान आज भी देश को याद है, जब हैदराबाद में खड़े होकर अकबरुद्दीन ने सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी और 12 साल बाद जब नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंची तो बिना पुलिस के सिर्फ 15 सेकंड मांग रही थी। टाइमर ऑन हो चुका है और हैदराबाद में इस बात की जंग छिड़ी हुई है कि असली शेर कौन है। भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था
बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अमित शाह, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप। कई को डर के चले गए अहमदाबाद। मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें हैदराबाद का शेर कहा जाता है, ओवैसी मंच से हुंकार भरते हैं तो हैदराबाद की जनता जोश में तालियां पीटती हुई सुनाई देती है। CAA का कानून तायद किए, किसने उस कानून को मोदी के 303 एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी, तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते उसको। लेकिन इस बार हैदराबाद के शेर ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने अपनी शेर माधवी लता को मैदान में उतारा है। भाई, आप भाषा बदल दिए हो। आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। डर शुरू हो गया है, जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद वो हॉट सीट है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और हैदराबाद उस वक्त फिर से सुर्खियों में आ गया जब अमरावती की बीजेपी सांसद नवनीत राणा माधवी लता के लिए वोट मांगने हैदराबाद पहुंची। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधवी लता को, हमारी शेरनी को इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नवनीत राणा ने इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को जवाब देते हुए जो कहा वो हेडलाइन बन गया। छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। आगे क्या हुआ, इससे पहले हम आपको अकबरुद्दीन ओवैसी के सन 2012 के उस बयान को सुनवा दें जिसका जिक्र करते हुए नवनीत राणा ने 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद जनवरी 2013 में उन्हें देशद्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में बंद रहे थे, लेकिन अप्रैल 2022 को अकबरुद्दीन को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया गया था। लेकिन पुराने बयान की याद दिलाकर नवनीत राणा ने फिर से बयानों का युद्ध शुरू कर दिया है। पहले बात 15 मिनट से 15 सेकंड पर आई और फिर ओवैसी ने कहा कि 1 घंटा क्या 15 घंटे ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आप 15 सेकंड क्यों, आप 15 मिनट 15 घंटे ले लीजिए ना। मोदी जी से कह दीजिए कि हमको 15 घंटे चाहिए, ले लीजिए, हम आ जाते हैं हमारे परिवार को लेकर। क्या करेंगे आप 15 घंटे या 1.5 घंटा ले लीजिए। कहाँ पे आना बोलिए, हम आते हैं, चलिए,
कोई बात नहीं, हम भी देखना चाह रहे हैं अब क्या करेंगे। ओवैसी की पार्टी नवनीत राणा के बयान पर हमलावर हो गई है और बयान को हार के डर से जोड़ रही है। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान ने हैदराबाद में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया था और बढ़ते विवाद की इस पिक्चर के बीच मुख्य किरदार यानी हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बयान सामने आया। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो, ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। माधवी लता बचाव में उतर आई हैं और इस बयान को वोट से जोड़ रही हैं, लेकिन नवनीत राणा के बयान को सुनकर साफ होता है कि वो वोट की बात नहीं बल्कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने की बात कह रही हैं। छोटे और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। और ये कोई पहली बार नहीं है। हैदराबाद में बार बार चुनाव हिंदू और मुसलमान के मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो रामनवमी के दिन का बताया गया था। करीब 9 सेकंड के इस वायरल वीडियो में हैदराबाद सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता काल्पनिक तौर पर धनुष चलाते हुए दिखाई दे रही थी। भगवा झंडा लहराती इस भीड़ में अचानक कैमरा घूमता है तो दूर एक मस्जिद दिखाई देती है। माधवी लता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि माधवी लता ने जानबूझकर हैदराबाद का माहौल खराब करने के लिए ऐसा किया है। ओवैसी इस वीडियो का जिक्र अपने चुनाव प्रचार से लेकर इंटरव्यू तक कर रहे हैं। और आप एक इमेजिनरी तीर फेंक रहे हैं मस्जिद के ऊपर, ये तो सब आप कर रहे हैं, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी वो सब चीज़ें। आपने वो करके अपने आप को, अपने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। हम शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी हैदराबाद के अमन की दुश्मन है। दूसरी तरफ माधवी लता ओवैसी के तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। कुछ ऐसा है हैदराबाद का चुनावी संग्राम जहां कोई भी उम्मीदवार दूसरे से कमजोर पड़ता दिखाई नहीं देता। एक तरफ AIMIM के मुखिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो डंके की चोट पर दावा करते हैं कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी मोदी से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया, अब यहाँ से सिर्फ वापसी होने वाली है। जो लोग ये बोल रहे हैं नहीं दिल्ली का इलेक्शन है, हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे 5 साल से। दूसरी तरफ है बेहद शानदार प्रवक्ता, 5 भाषाओं की जानकार और धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाली 49 साल की कोमपेल्ला माधवी लता। चाहे कड़ी से कड़ी धूप हो या बहुत तेज बारिश हो, हमारी सच्चाई का जंग को कोई रोक नहीं सकते हैं। हम जोश में निकल पड़ते हैं, धूप में भी निकल पड़ते हैं, बारिश में भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब की बार जीत हमारी है। माधवी ओवैसी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही है। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ पढ़ा लिखा और तेज तर्रार उम्मीदवार मैदान में उतारा है।
माहौल ऐसा बन गया है कि हैदराबाद की जीत और हार आन का मुद्दा बन गई है। दोनों तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस हैदराबाद में पिछले 40 साल से कोई ओवैसी और उनके परिवार को नहीं हरा पाया, वहां बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का चेहरा बनकर उतरी माधवी लता की जीत कितनी आसान होगी या फिर कितनी मुश्किल? हजारों आके गए और हजारों जाएंगे, इसी मजलिस के लिए हम तो जान लुटाएंगे। जहां भी जुल्म हो मौजूद यही रहते हैं, हजारों मजलूमों का एक ही मसीहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से लेकर औरंगाबाद तक मुसलमानों के बीच अपनी छवि ऐसी बनाकर रखी है कि अगर कोई उनके हक की बात करता है तो उसका नाम ओवैसी है। बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। 65% मुस्लिम आबादी वाली हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी के ऐसे बयान वाजिब भी लगते हैं। वजीर आजम जो है हैदराबाद के दूल्हे भाई का नाम लिए हैं और बोल रहे, क्या बोल रहे कि वो 2 पार्टियां मिला के जिता रहे मेरे को। हाँ, ये 40 साल से हम बीजेपी को हरा रहे। लेकिन अब आपको तस्वीर का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। आप कहेंगे क्यों? तो जरा ध्यान से देखिए। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और मंदिर के पुजारी उनका स्वागत और सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के साथ हुए इंटरव्यू में जब ओवैसी से मंदिर कनेक्शन पर सवाल हुआ तो उनका जवाब सुनिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 400 साल पुरानी मंदिर है। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उनका परिवार उसको देखता है। पूरा टेम्पल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। वो आते हैं, मिलते, हमसे काम कराते। बल्कि कोविड में ये लाल दरवाजे के मंदिर के पुजारी जो थे, उनको बेड नहीं मिल रहा था। मेरे को फ़ोन किया रात में, बिल्कुल हाजिर है, हम उनको इंतज़ाम किए। इंसान है ना मैडम। अब ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है या कुछ और? क्योंकि माधवी लता हैदराबाद में हिंदुत्व का चेहरा बनकर ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन माधवी लता के लिए हैदराबाद में कितनी बड़ी चुनौती है, जरा वो देखिए। 1984 से इस सीट पर ओवैसी परिवार जीतता आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार 4 बार चुनाव जीतकर हैदराबाद से सांसद बने हुए हैं। हैदराबाद में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी के पास है, जबकि 6 सीटों पर AIMIM का कब्जा है। कहने का मतलब यह कि हैदराबाद के चुनाव में जीत के लिए ध्रुवीकरण को धार दी जा रही है। लेकिन यह धार किसके काम आएगी, ये तो 13 मई को हैदराबाद की जनता ही बताएगी। तो भारत की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।